चलो, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है। ठीक है, हमने अभी तक के सप्लाई से रिलेटेड क्या क्या देख लिया है। देखो हम लोग ने क्या क्या देख लिया है, गुड्स और सर्विसेज क्या होता है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के बाद में हम लोगों ने देखा कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन होने के बाद में हम लोग ने दो दिन सर्कुलर्स पढ़े कंसिडरेशन से रिलेटेड। अभी हम लोग को पढ़ना है कि इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है। सबसे पहली बात तो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, बस आप रीड ओनली समझिए। ठीक है, ये डेफिनेशन इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा या मतलब ऐसा कुछ एग्जाम में पूछ सकते हैं। वैसे तो डेफिनेशन कोई भी नहीं पूछेंगे, आपको कॉन्सेप्ट से याद रखना है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं रखना है डेफिनेशन याद। ठीक है, तो बेटा इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से सिर्फ एक बेसिक अपने को इतना छोटा सा एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कोई चीज कंटिन्यूटी में नहीं भी हो रही है, या कोई चीज का वॉल्यूम इतना नहीं है, कोई चीज का वॉल्यूम इतना नहीं है, या कोई चीज कंटिन्यूटी में भी नहीं हो रही है, क्या मतलब है मेरा। जैसे मान लो मैं सीजनल बिजनेस करती हूँ। जैसे मान लो मैं दिवाली के टाइम पे पटाखे बेचती हूँ, उसके बाद में संक्रांति के टाइम पे काइट्स बेचती हूँ, होली के टाइम पे कलर्स, उसके बाद में ऐसे राखी के टाइम पे राखियाँ, ये सब कुछ। तो मेरा कैसे बेटा सीजनल बिजनेस है, मेरा कंटिन्यू साल भर ये बिजनेस नहीं चलता है, ये पर्टिकुलर सीजन में चलता है, देन मैं अपना बिजनेस खत्म कर देती हूँ। वो 1.5 2 महीना जो भी उसका टाइम पीरियड होता है उस महीने, और देन में उसको वो चीज़ सेल करना बंद कर देती हूँ। तो बेटा मेरा बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं होने की वजह से बिजनेस नहीं है ऐसा नहीं बोलूंगी मैं। ऐसा नहीं है कोई चीज अगर साल भर चल रहा है, हमेशा ही चल रहा है, तो उसको आप बिजनेस बोलोगे, नहीं। कोई चीज में कंटिन्यूटी नहीं भी है फिर भी अपन उसको बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, अब बेटा मैं एक पेंटर हूँ, मैं पेंट करती हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, अब मैं ना एक एक आर्ट बनाने के लिए 2 2 3 3 महीने ले लेती हूँ। ठीक है, मैं साल में सिर्फ 4 5 आर्ट पीस बनाती हूँ मेरे, और वो सेल करती हूँ। ठीक है, तो बेटा अब इसका वॉल्यूम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा वो बिजनेस नहीं। ठीक है, मैं उसका वॉल्यूम है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूटी है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप कोई चीज टेम्पररी बेसिस के लिए भी कर रहे हो ना, तो उसको गवर्नमेंट ने बोला है कि आप उसको बिजनेस ही मान। ठीक है, उसके अलावा वोकेशन आपका कुछ है, प्रोफेशन वोकेशन आपका कुछ है, आप आपकी कोई हॉबी आप वो एज ए बिजनेस कर रहे हो। जैसे मान लो कोई लोग को ऐसे डीआईवाई आर्टिस्टिक चीजें बनाकर सेल करना पसंद है, वो उनकी हॉबी है, लेकिन वो एज ए बिजनेस कर रहे हैं, वो आप उसको बना बना के सेल कर रहे हो, तो उसको भी अपन बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, अब बिजनेस का मतलब क्या है। अब सपोज मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, जैसे मान लो मैंने कोई जगह पर मेरा क्लासेस चालू किया, वो क्लासेस स्टार्ट करने के लिए मैंने हर एक चीज़ की, रेंट पे चीज़ें ली है, डेस्क बेंच खरीदे, एसी लगाया, सब कुछ किया। ठीक है, अब वो जितनी भी चीज़ें मैंने की है ना, अपन उसको बिजनेस ही बोलेंगे। जैसे मैंने एसी लगाया उसको भी मैं बिजनेस बोलूंगी, मैंने डेस्क बेंच खरीदे उसको भी मैं बिजनेस ही बोलूंगी। ठीक है, बस मेरा कोचिंग प्रोवाइड करना बिजनेस नहीं है, उससे रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटी को अपन बिजनेस ही बोलेंगे। ठीक है, बाद में क्लब में एंट्री वगैरह लेना, ये सब चीज़ को बिजनेस बोलते हैं। आप एक बार रीड कर लेना, बिल्कुल काम का डेफिनेशन नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मान लो मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक मतलब एक पर्सन हूँ, मैं नॉर्मल, मैं मेरे पास में कुछ गोल्ड ज्वेलरी थी, मेरे पास में कुछ गोल्ड ज्वेलरी थी। मैंने क्या किया, मेरी गोल्ड ज्वेलरी सेल कर दी, मैंने मेरी गोल्ड ज्वेलरी को सेल कर दिया। क्या मेरा बिजनेस है गोल्ड ज्वेलरी सेल करना? नहीं, बट आपने तो बोला कि मैम नहीं आप कभी कभी करते हो तो उसको भी बिजनेस ही बोलेंगे। नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अगर कोई चीज मतलब ऐसे मतलब बिजनेस के इससे कर रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जैसे गोल्ड ज्वेलरी बेचना कोई ऐसा मेरा काम नहीं है बेटा, मैं मेरे कोई काम के लिए वो गोल्ड ज्वेलरी बेचूंगी, तो उसको हम अपन बिजनेस नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर ज्वेलर अपनी कोई ओल्ड ज्वेलरी बेच रहा है या न्यू ज्वेलरी बेच रहा है तो वो बिजनेस है। ठीक है, मेरे पास में कार है, मेरी पर्सनल कार है। ठीक है, मेरे घर पे मेरे काम के लिए यूज होती थी, वो मेरे घर मतलब घर के पर्सनल चीजों के लिए यूज होती थी। अब वो कार अगर मैं सेल कर रही हूँ तो वो भी बिजनेस नहीं है। ठीक है, कोई कार डीलर उसकी पुरानी कार सेल कर रहा है, वो बिजनेस होगा। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से। अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था जब अपन ने क्लास स्टार्ट किया था ना, तब अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे। जैसे यहाँ मैं आपको बताती हूँ। माधवी सोल्ड हर ज्वेलरी टू मिसेस दया। माधवी ने उसकी ज्वेलरी मिसेस दया को सेल की। क्या माधवी का ज्वेलरी सेल करने का बिजनेस है? नहीं, तो ये सप्लाई नहीं आएगा। ओके,
आप बाकी भी आंसर कर सकते हो। मिस्टर अब्दुल सोल्ड अ बुक टू मिस सोनू सॉरी। ये बिजनेस है, हाँ, सेल करना बुक एक गुड्स है, अब्दुल का बिजनेस है। कंसिडरेशन के लिए अपन मान लेंगे कंसिडरेशन है ही यहाँ पे, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये है सप्लाई। ये वाला अपन ने कर लिया था। चंपक सोल्ड हिज लैंड, ये वाला अपन रुकेंगे अभी लैंड का। ठीक है, अपनी पूरी सब सेक्शन 7(1)(c) और सब कुछ खत्म होने के बाद में ये करेंगे। डॉक्टर हाथी ट्रीट हिज पेशेंट, पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, सर्विसेज है, पहली बात तो ट्रीट करना। ठीक है, उसका बिजनेस भी है, इन कोर्स ऑफ ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन, तीनों सब सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये सप्लाई। ओके, चलो आगे देखते हैं। हम्म, अभी अपन सेक्शन 7(1)(b) के लिए रुकते हैं। रुको, अपना मैं बताती हूँ आपको क्या हो गया। अपना सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए अपना कंप्लीट हो गया, ये वाली चीज। ठीक है, इसका हर एक वर्ड अपन अच्छे से एनालाइज किया, अच्छे से पढ़ा है, ये अपना कंप्लीट हो गया। सेक्शन 7(1)(a) अपन थोड़ा रुक के करेंगे। ठीक है, बी को भी रुक जाते हैं अभी, बी और सी के एंड में मैं बी को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ेंगे सेक्शन 7(1)(c). सेक्शन 7(1)(c) क्या बोलता है? एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट द कंसिडरेशन। देखो सप्लाई, ये देखो ऊपर पढ़ेंगे पहले, सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। मतलब शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटीज दी हुई है वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रही होंगी, और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रही होंगी और बिना कंसिडरेशन के हो रही होंगी। मतलब देखो, तीन कंडीशंस रहती, एक गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, तीसरा इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी? गुड्स और सर्विसेज भी है और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी, ये दोनों कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रही है, सिर्फ ये नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। ऐसी कुछ चीजें उन्होंने स्पेसिफाई की है, चार चीजें उन्होंने स्पेसिफाई की है, ऐसी चार चीजें हैं जो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो रही होंगी और गुड्स और सर्विसेज भी होंगी, तो अपन उसको सप्लाई बोलेंगे इवन इफ उसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 आपको ये लिस्ट स्पेसिफाई करता है। ठीक है, शेड्यूल 1 पैरा 1, पैरा 4 पैरा, इसमें पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। ठीक है, एक एक पढ़ेंगे अपन, बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ना, एग्जाम में इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चंस बनता है, केस स्टडी बनती है, एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। देखो बेटा, इसके पहले ना, ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आईटीसी का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखो, सप्लायर वन ने सप्लायर टू को कोई एक चीज बेची जिसका प्राइस था 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपए की, उस पर 5% जीएसटी था, 105 रुपए सप्लायर 1 ने सप्लायर 2 से लिए। ठीक है, सप्लायर 1 सोल्ड गुड्स टू सप्लायर 2, कलेक्ट्स अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड पेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये 5 रुपए सप्लायर 2 से सप्लायर 1 ने कलेक्ट किए और गवर्नमेंट को पे किए। नॉर्मली क्या होता है बेटा जीएसटी में, मोस्टली मतलब नॉर्मल के सिनारियो में क्या होता है कि सप्लायर जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करता है, सप्लायर जीएसटी का अमाउंट खुद कलेक्ट करता है और वो गवर्नमेंट को पे करता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अभी कुछ केसेस जो आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के भी आते हैं जिसमें रेसिपिएंट खुद पे करता है, लेकिन वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन मोस्टली नॉर्मली केसेस ऐसे ही होते हैं। जैसे मैंने ये फोन खरीदा, मान लो ये 10,500 का मैंने फोन खरीदा था मान लो, तो इसमें से 500 रुपए मान लो गवर्नमेंट के थे, जीएसटी के थे। तो ये फोन जब मैंने खरीदा था ना, तो मैंने जीएसटी को पैसे नहीं दिए थे, मैं रेसिपिएंट हूँ, मैंने ये फोन खरीदा, मैंने पैसे दिए। जो पैसे देता है वो रेसिपिएंट होता है, सही बात है। तो मैंने ये फोन खरीदा था, मैंने 10,500 पूरे के पूरे सप्लायर को थमा दिए थे, पूरे के पूरे पैसे मेरे। तो उसमें से 10,000 सप्लायर ने खुद रख लिए, 500 गवर्नमेंट को दे दिए। ठीक है, तो जीएसटी में ऐसे ही होता है कि रेसिपिएंट का कलेक्ट करता है सप्लायर जीएसटी और गवर्नमेंट को दे देता है। एफसीएम बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसके कुछ एक्सेप्शन है, मतलब आरसीएम की भी कुछ ट्रांजेक्शन है, लेकिन जो अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन नॉर्मल एफसीएम की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है
सप्लायर टू ने, अब ये सप्लायर टू खुद ने भी गुड्स बेचने के लिए लिया, आगे टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए गुड्स खरीदे थे सप्लायर वन से। सप्लायर टू ने कस्टमर को आगे बेचा, 20 रुपए का अपना प्रॉफिट ऐड किया, 20 रुपए पे जीएसटी कलेक्ट किया, मतलब पूरे 120 रुपए पे कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया। तो देखो, सप्लायर टू सोल्ड गुड्स टू एंड कंज्यूमर, कलेक्ट द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑफ ₹6, 6 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया। अब उसने फ्रॉम फ्रॉम हिम मतलब कस्टमर से कलेक्ट किया, पेड ₹5। अभी इसको भी 6 रुपए गवर्नमेंट को, अब ये सप्लायर हो गया, कस्टमर रेसिपिएंट हो गया। अभी सप्लायर टू को गवर्नमेंट को 6 रुपए पे करने हैं, यहाँ पे दिख रहा गवर्नमेंट को 6 रुपए पे करने हैं। अब वो क्या बोलते हैं, मैंने 5 रुपए तो ऑलरेडी यहाँ पे दे दिए, मेरा तो 105 रुपए का हुआ था ना गुड्स, तो मैंने 5 रुपए तो ये ऑलरेडी यहाँ पे गवर्नमेंट को दे चुका हूँ। तो गवर्नमेंट बोल रही हाँ बेटा बराबर है, तूने यहाँ पे 5 रुपए ऑलरेडी दे चुका है, तो हम ये जो 5 रुपए है ना इसका आपको क्रेडिट दे देते हैं। क्रेडिट दे देते हैं मतलब अब आगे आपको जब भी जीएसटी की लाइबिलिटी पे करनी है, जैसे ये 6 रुपए की लाइबिलिटी पे करनी है, ये 5 रुपए आप वो वाले क्रेडिट में से पे कर दो और बचा हुआ बैलेंस 1 रुपए आप कैश में पे कर दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सप्लायर वन की जेब से जीएसटी का कोई भी पैसा गया क्या? सप्लायर वन की जेब से जीएसटी का कोई पैसा नहीं गया, इसने सब कुछ सप्लायर टू से कलेक्ट किया था। सप्लायर टू ने 6 रुपए जीएसटी के पे किए गवर्नमेंट को, सारे के सारे कस्टमर से कलेक्ट किए, यहाँ पे उसका पैसा गया था तो 5 रुपए उसने खुद के पास रख लिए और सब आईटीसी से पे कर दिया बचा हुआ। सही बात है। तो मेरा बताने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर मैं कोई भी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, सप्लायर टू ने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई किया मतलब कोई भी ऐसी चीज जिस पर टैक्स लगता है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अगर मैं कर रही हूँ तो उसके लिए मैं जो भी इनपुट्स यूज करती हूँ, ये आउटवर्ड हो गया मेरा, आउटवर्ड मतलब मैं जो सेल कर रही हूँ, इनवर्ड मतलब मैं जो परचेस कर रही हूँ। तो जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए मैं अगर कुछ भी इनपुट लेती हूँ, कुछ भी इनपुट लेती हूँ, तो मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मैं एक शॉप चलाती हूँ, ठीक है, कपड़ों की शॉप है मेरी, मस्त एसी वाला मॉल है मेरा कपड़ों का। ठीक है, अब उसके लिए ना मैंने वो फर्नीचर पूरा ये क्या बोलते तो शॉप को मैंने बनाने के लिए ना बहुत चीजें यूज की। ठीक है, मैं गुड्स तो लाती हूँ वो भी सेल करती हूँ, लेकिन बहुत मैंने वहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग्स लगा के रखी है, उसका मस्त इंटीरियर करवा रखा है मैंने, उसके बाद में मैंने वहाँ पे काफी फर्नीचर लगा रखा है, एसी लगा रखा है, सब कुछ कर रखा है। ठीक है, अब ये जो चीज है ये सब भी मेरे को आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए यूज हो रही है, ये जितना भी मेरा शॉप से मैं सेल कर रही हूँ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, तो ये सारी चीजें मैं यूज कर रही हूँ उसके लिए, एसी फर्नीचर सब कुछ यूज कर रही हूँ। सही बात है, तो ये सारी चीजों का क्रेडिट भी मैं यूज कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई भी चीज यूज कर रही हूँ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए तो उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, आईटी से मैं आपको और अच्छे से समझेगा, बस मैं अभी आपको क्रेडिट का मतलब समझा रही हूँ। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट मतलब जो मैंने पे कर चुकी हूँ इनपुट टैक्स, जो मैंने जीएसटी पे कर चुकी हूँ उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा अगर 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 वो इनपुट में कोई आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए यूज कर रही हूँ। ठीक है, एकदम क्लियर। चलो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हम्म, तो शेड्यूल वन की बात हो रही है। शेड्यूल वन मतलब ऐसे कौन से सप्लाई है जो बिना कंसिडरेशन के भी कर रहे होंगे, ऐसे कौन से सप्लाई जो बिना कंसिडरेशन के भी कर रहे होंगे, तो अपन उसको सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। देखो बेटा, ऐसा कोई भी बिजनेस एसेट है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, मैंने ना एसी ले रखा था, ठीक है, मेरे शोरूम पे मैंने 1 ईयर के लिए एसी यूज किया, 1 ईयर के लिए मैंने एसी यूज किया। ठीक है, अभी एसी में मेरे शॉप पे लगाया हुआ था, मैंने बोला अभी आपको कि ऐसे कोई जो भी चीज मैं यूज कर रही हूँ मेरे मतलब आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए मैं कोई भी इनपुट यूज कर रही हूँ तो उसका मेरे को सब क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने एसी का क्रेडिट ले लिया था। ऐसा बिजनेस एसेट जिसका मैंने क्रेडिट ले चुकी हूँ, जिसका मैंने क्रेडिट ले चुकी हूँ और वो मैं परमानेंटली ट्रांसफर कर रही हूँ, परमानेंटली ट्रांसफर कर रही हूँ। देखो, परमानेंटली ट्रांसफर कर रही हूँ का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये एसी था मेरे पास में, मेरे शॉप पे लगा हुआ था, अब ये एसी मेरे घर में ना मेरे हॉल का एसी खराब हो गया था। ठीक है, तो मुझे घर में हॉल में अर्जेंट में एसी चाहिए था, तो मैंने क्या किया ना, एक एसी निकाला शोरूम का और हॉल में लगा दिया मेरे घर के। ठीक है, अब अगर ऐसा करती हूँ तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं 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 आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने हमने आपको क्रेडिट क्यों दिया था, गवर्नमेंट ने अपने को क्रेडिट क्यों दिया था, सोचो मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट ने अपने को क्रेडिट दिया था कि या आप इसको आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए यूज करो।
क्या एसी अब आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए यूज हो रहा है? बेटा मैं थोड़े से वर्ड्स इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि तुम्हारे ध्यान में रहे वर्ड्स, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी लैंग्वेज ये यूज कर रही हूँ, टैक्स की यूज कर रही हूँ। नहीं, अब तो मेरे हॉल में लगा है, वहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रही हूँ। सही बात है। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है कि जो हमने आपको आईटीसी दिया था ना, हमने जो आपको आईटीसी दिया था ना, वो वापस करो। हमने आपको जो आईटीसी दिया था वो हमको वापस करो, ठीक है। इसीलिए परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट को अपन सप्लाई बोलते हैं। चलो, ठीक है, और अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। एकदम छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, सेम वो कपड़ों वाला एग्जांपल लेती हूँ। मेरी कपड़ों की दुकान है, ठीक है, मेरी कपड़ों की दुकान है। नवरात्र के टाइम पे ना मेरी मम्मी ने मुझे क्या बोला कि बेटा 10-15 बच्चों को ना तेरे शॉप से दो चार मतलब अच्छे से कपड़े निकाल और ये लड़कियों में बांट दे, नवरात्रि का टाइम है, बांटना चाहिए। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं बांट दूंगी, ठीक है। अब ये जो 10-12 कपड़े जो मैंने लिए, 10-12 कपड़े जो मैंने मेरे शॉप से निकाले और बांट दिए फ्री में, क्या ये मेरा बिजनेस असेट था? हाँ, ये मेरा बिजनेस असेट था, मेरे बिजनेस में काम में आ रहा था ये असेट, मेरे को बिजनेस करना था ये असेट्स को लेकर, ठीक है। अब ये बिजनेस असेट मैंने विदाउट कंसिडरेशन दिया, हाँ मैंने विदाउट कंसिडरेशन दिया। देखो वो लोग से तो मैं पैसे तो लूंगी नहीं, ऑब्वियसली मेरे को तो देना है, मेरे को दान पुण्य करना है। सही बात है, गवर्नमेंट ने बोला हाँ आप दान पुण्य करो, लेकिन इसको अब हम सप्लाई मानेंगे और आपको इस पे हमको टैक्स देना पड़ेगा, आपको आपके जेब से इस पे टैक्स देना पड़ेगा। आपको हम सप्लायर मान लेंगे और आपको इस पे जेब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आई बात? मैं सप्लायर हूँ, सप्लायर टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो परमानेंटली अगर आप कोई भी आपका बिजनेस एसेट, जैसे अभी मैंने एक एसी का एग्जांपल लिया था, 1 साल में, अब बोलोगे मैम 1 साल तो यूज किया ना एसी, हाँ बेटा उसके कुछ रूल्स है फिर बनाने के, गवर्नमेंट मानती है कि एटलीस्ट आपने जो फिक्स्ड एसेट लिए है ना, कैपिटल एसेट्स, तो आप एटलीस्ट 5 साल यूज करो। तो उसके रूल्स है, फिर आईटीसी में अपन वो सीखेंगे कि कैसे निकालते हो, तब मैं आपको ये चीज वापस याद दिलाऊंगी, ठीक है। समझ गया? अभी देखो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल क्रिएट करके बताती हूँ। और सपोज मैंने बिजनेस से ट्रांसफर किया, 2 मिनट बेटा, सॉरी। हाँ बेटा, अगर मैंने बिजनेस से ट्रांसफर किया फॉर कंसिडरेशन, अगर मैंने कुछ कंसिडरेशन देकर उसको ट्रांसफर किया बिजनेस असेट को, अब देखो मैंने आपको बोल दिया बिजनेस असेट, सबसे पहले बात तो गुड्स और सर्विसेज है, हाँ है। कंसिडरेशन है, हाँ है। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, हाँ है। बिजनेस असेट को ट्रांसफर करना इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये फॉर कंसिडरेशन किया होगा, तो हमेशा 7(1)(a की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अपन ने जो इसके पहले पढ़ा ना ये वाला, ये अपन जो पढ़ रहे थे, ये वाला, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो 7(1)(a में इसको अपन सप्लाई बोलेंगे 7(1)(a के हिसाब से, ठीक है। अभी दूसरा केस बिजनेस असेट है, आईटीसी लिया है, विदाउट कंसिडरेशन किया है, ठीक है। आईटीसी लिया हुआ है, बिजनेस असेट है, विदाउट कंसिडरेशन है, अपना 7(1)(c का पैरा 1 आ गया। इसमें यही बोला है ना, 7(1)(c पैरा 1 में, ठीक है। एक और केस बनता है, बिजनेस असेट है, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, ठीक है। बिजनेस असेट है, ठीक है, कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन भी नहीं है, आईटीसी नहीं है। ऐसा बिजनेस असेट जो परमानेंटली ट्रांसफर हो गया, उसने आईटीसी भी नहीं लिया हुआ है, ठीक है। आईटीसी नहीं लिया हुआ है तो यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें इन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला है कि अगर आईटीसी लिया हुआ है, अगर आईटीसी लिया है तो ही बात करना, तो ये 7(1)(c की बात करना, नहीं तो बात मत करना, इन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आईटीसी नहीं लिया हुआ है तो ये नॉट अ सप्लाई होगा,
एक और केस है, बिजनेस एसेट है, कंसिडरेशन भी है, बिजनेस एसेट है, कंसिडरेशन भी, अब आईटीसी नहीं है, अब आएगा क्या ये, आईटीसी नहीं लिया हुआ है, बिजनेस एसेट है, कंसिडरेशन भी है, सोचो। वापस से सेक्शन 7(1)(a) के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। उसमें कंसिडरेशन चाहिए था, इनपुट्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए था, गुड्स और सर्विसेज चाहिए था, ये तीनों चीजें तो है, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ तक के क्लियर है। ट्रांसफर ऑफ, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, ट्रांसफर मस्ट बी परमानेंट, आईटीसी अवेल करा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बिजनेस एसेट है जिसपे आईटीसी नहीं लिया हुआ होगा, या फिर जो जो मैंने अभी केस बनाया था, या तो आईटीसी ब्लॉक होगा या आईटीसी नहीं लिया हुआ होगा, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता, ऐसे केस में उसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, उसमें पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 2 में क्या बोले, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिलेटेड टू, between related persons or distinct person as specified in section 25 when made in course or furtherance of business provided that, चलो पढ़ते इसको इधर से, क्या बोला, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन कौन है बेटा, आपने देख, रिलेटेड पर्सन कौन है, यहाँ पे अपने को रिलेटेड पर्सन की पूरी डेफिनेशन दी है, रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन दोनों की। तो उन्होंने क्या बोला, अगर 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 दो रिलेटेड पर्सन है, अगर दो रिलेटेड पर्सन है और दो डिस्टिंक्ट पर्सन है, या तो फिर दो डिस्टिंक्ट पर्सन है, दोनों का मतलब आपको समझाती हूँ, अगर इनमें कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो अपन उसको सप्लाई बोलेंगे, इवन इफ कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है, सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कौन सी, कंसिडरेशन वाली, बाकी सारी कंडीशन तो होंगी, कंडीशन तो सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। अपन रिलेटेड पर्सन का मतलब बताते, एक उन्होंने क्या बोला, या तो मेंबर ऑफ सेम फैमिली है, मेंबर ऑफ सेम फैमिली है तो अपन उसको रिलेटेड बोल देंगे। सेम फैमिली से क्या मतलब है, मेरी फैमिली कौन है, मेरी फैमिली जीएसटी के हिसाब से मेरी फैमिली है, मेरा स्पाउस मतलब मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे, ये मेरी मेन फैमिली होगी, ऐसा जीएसटी बोलती हूँ, ठीक है। मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे, ठीक है। ये क्या हो गया, फैमिली हो गई। और मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई बहन, ये मेरी तभी फैमिली रहेंगी जब ये लोग मेरे पे होली या मेनली डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर ये लोग मेरे पे डिपेंडेंट है, ये तभी मेरी फैमिली होंगी। देखो, स्पाउस और मेरा जो हस्बैंड है और मेरे बच्चे, या मेरा स्पाउस है या और मेरे बच्चे, ये लोग मेरी हमेशा फैमिली रहेंगे, ये या मेरे पे डिपेंडेंट रहो या मत रहो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे हस्बैंड का अपना खुद का प्रैक्टिस है, वो मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो फिर भी मेरे रिलेटेड पर्सन हो गए जीएसटी के लिए, ठीक है। लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा का अपना अलग से बिजनेस है, वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो मेरी फैमिली नहीं है, मैं उनकी फैमिली हूँ, मैं तो उनकी चाइल्ड हूँ ना, मैं उनकी फैमिली हूँ, लेकिन वो मेरी फैमिली नहीं है जीएसटी के हिसाब से, क्योंकि वो अपना अपना खुद का चला रहे हैं। मान लो मेरे भाई बहन के पढ़ाई का खर्चा और वो सबका मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ, वो लोग होल लिया मेनली मुझ पर डिपेंडेंट है, तो वो लोग मेरी फैमिली हो गए, ठीक है। ठीक है, फैमिली का मतलब यही है, स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा फैमिली, और ये पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स या सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर्स जो अपन बोलते हैं, वो होली या मेनली डिपेंडेंट है तभी, ठीक है। अब रिलेटेड पर्सन से और कौन है, रिलेटेड पर्सन लीगल पर्सन भी हो सकता है। लीगल पर्सन मतलब ये देखो, अपन नेचुरल पर्सन है, लीगल पर्सन कौन हो गया, कंपनी हो गया, कोई और फर्म हो गया बना हुआ, उसको अपन लीगल पर्सन बोलते हैं, वो तो आपने पढ़ा है बचपन में, 11th 12th की बात है सब, ठीक है। लीगल पर्सन में कौन कौन आता है, ये भी एकदम बाय हार्ट लर्न करने का जरूरत नहीं है, बस एक बार रीड कर लो, मोस्टली तो फैमिली पे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं, बट फिर भी एक बार ध्यान रख लो, आपको ध्यान में रहना चाहिए। देखो, अगर ऑफिसर डायरेक्टर्स है एक दूसरे के बिजनेस के, ठीक है, तो वो रिलेटेड पर्सन हो गए। उसके बाद में रिकॉग्नाइज पार्टनर्स है तो रिलेटेड पर्सन हो गए, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज रिलेटेड पर्सन हो गए। उसके बाद में मतलब 25% से ज्यादा है अपना क्या बोलते होल्डिंग किसी में,
तो वो रिलेटेड हो गए, ठीक है। या कंट्रोल है किसी एंटिटी पे कोई भी रीजन से, या वोटिंग पावर से, या कोई भी रीजन से कंट्रोल है। जैसे कुछ जगह पर वोटिंग पावर नहीं होता है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है या कुछ है, प्रोप्राइटरशिप है, वहां पे वोटिंग नहीं होता है लेकिन कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल है, तो भी रिलेटेड हो गए। थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम, तीसरा पर्सन दो लोग को कंट्रोल कर रहा है, वो भी रिलेटेड है, सब आपस में रिलेटेड हो गए वो लोग फिर, ठीक है। मेंबर ऑफ सेम फैमिली, ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी। सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, या वो सब है। मतलब सोल एजेंट मतलब ऐसा कोई पर्सन है जो सिर्फ मेरा अकेले का एजेंट है, वो सिर्फ मेरा अकेले का स्टॉक बेचता है। मान लो मैंने अपने लेक्चर्स बेचने के लिए एक सोल एजेंट लगा दिया, एक ये ऐसा एजेंट जो सिर्फ मेरे लेक्चर्स बेचेगा और किसी के नहीं बेचेगा, उसको वो भी रिलेटेड हो गया, ठीक है। रिलेटेड पर्सन का मतलब समझ में। अब डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब बताती हूँ। उसके लिए एक बात समझो मेरी, जीएसटी में बेटा एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर आपका अगर टर्नओवर चले जाता है, एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर अगर आपका टर्नओवर चले जाता है, जैसे मान लो वो लिमिट है गुड्स के लिए 40 लाख है, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए 20 लाख है, ठीक है। अब ये लिमिट के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन, आपका टर्नओवर चले गया, ठीक है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मान लो आपके 1 2 3 4 महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, एमपी, ठीक है। मान लो आपके 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर चले गया, ठीक है। चारों का मिलाकर देखते हैं टर्नओवर जीएसटी के लिए, अपन टर्नओवर आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे, अभी के लिए मैं थोड़ा बहुत समझा रही हूँ, उतना समझ लो। सबका मिलाकर देखते हैं, ठीक है। अब मेरा टर्नओवर हो गया 40 लाख के ऊपर, ठीक है। तो अब मेरे को ये सब जगह पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को ये सब जगह पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब अगर स्टेट अलग अलग है, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी, ठीक है। अब अगर अलग अलग स्टेट में है तो मेरे को 2 रजिस्ट्रेशन लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। मतलब एक मेरा महाराष्ट्र में, एक राजस्थान में और 2 एमपी में। तो मैं 2 एमपी के जो मेरे यूनिट है, मान लो कि मेरा एक इंदौर में, एक भोपाल में, तो ये दोनों यूनिट के लिए मैं एक रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ, क्योंकि वो एमपी मतलब एक इसमें आ गया, एमपी में ये दोनों, तो मेरा एक रजिस्ट्रेशन में काम हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए मुझे अलग अलग लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। एमपी के लिए मेरे पास में ऑप्शन है, इंदौर और भोपाल के लिए या तो मैं एक ले लूँ या तो मैं अलग अलग ले लूँ, ठीक है। तो अब ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, वेदर वो आप एक स्टेट में रह के लेते हो या अलग अलग है इसलिए लेते हो। जैसे मान लो अभी केस 1 में मैंने एमपी के लिए दोनों के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है, तो मेरे पास यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन 1, यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन 2 और यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन 3। ऐसे मेरे पास 3 रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। एमपी के लिए मैंने एक ही लिया, एक महाराष्ट्र के लिए, एक राजस्थान के लिए लिया। तो इन तीनों को आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। मतलब है तो ये एक ही पर्सन के, लेकिन इनको अपन अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे जीएसटी के पर्पस को, ठीक है। तो अगर मैं एमपी के एक यूनिट से महाराष्ट्र में कुछ भी भेज रही हूँ, स्टॉक ट्रांसफर किया मैंने, एमपी से महाराष्ट्र में कुछ भी स्टॉक ट्रांसफर किया मैंने, तो मुझे ये सप्लाई बोलना पड़ेगा, और इस पे जीएसटी देना पड़ेगा। आप बोलोगे मैम ये तो गलत हो गया, आपको तो जीएसटी भरना पड़ेगा जबकि आपका सेल भी नहीं हुआ। हाँ बेटा कोई बात नहीं ना, ये महाराष्ट्र वाला उसका आईटीसी क्लेम कर लेगा, मैंने आपको अभी बताया, ये तो सेल करेगा ही ना आगे, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इसका, तो ये इसका आईटीसी क्लेम कर लेगा, सिंपल है, ठीक है। अब मैं एमपी में एक दूसरे को ही सेल कर रही हूँ, एमपी के एक दूसरे को भेज रही हूँ, दोनों एक ही रजिस्ट्रेशन में एमपी के, अगर वो एक दूसरे को स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी अपन उसको डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानेंगे, ठीक है। उनमें आपको सप्लाई बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एमपी दोनों के लिए भी अलग अलग ले लूं, MP1 और MP2, ऐसे 2 रजिस्ट्रेशन ले लूं, और अब ये दोनों एक दूसरे को स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अब अपने को इनको डिस्टिंक्ट पर्सन मानना पड़ेगा और सप्लाई बोलना पड़ेगा, ठीक है। रीड करते एक बार क्या बोला मैंने। सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन, मैंने बोला स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ही हैज टू ऑब्टेन इन एवरी स्टेट फ्रॉम हिज, जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है।
अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर चले गया तो। अब मान लो, ठीक है, ये लाइन रुक जाओ अभी। Since registration is span based, one supplier is liable to register. He has to obtain for each state or union territory. ठीक है. However, where he has multiple places of business in a state or union territory. एक स्टेट में अगर मल्टीपल है तो उसके पास में ऑप्शन है कि या तो वो सिंगल ले ले दोनों के लिए या तो सेपरेट ले ले. ठीक है, ऑप्शन एक स्टेट के लिए. अलग अलग स्टेट में है तो दो लेना ही पड़ेगा, जितने स्टेट में उतना लेना ही पड़ेगा. जैसे मान लो, एक एग्जांपल और देती हूँ मैं ये वाली लाइन समझने के लिए. मान लो 4 जगह मेरे बिजनेस है. यहाँ पे मैं होटल बिजनेस है, यहाँ पे भी होटल, यहाँ पे होटल, और यहाँ पे मेरा, मान लो यहाँ पे मेरा अल्कोहल लिकर शॉप. ठीक है, यहाँ पे मेरा लिकर शॉप है. तो ये तीनों मेरे, यहाँ तीनों मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मैं टैक्सेबल सप्लाई करती हूँ. यहाँ से मैं टैक्सेबल सप्लाई करती हूँ. लीकर टैक्सेबल नहीं है. लीकर अभी जीएसटी के एम्बिट में आया नहीं. लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी से बाहर है. इस पे अभी तक के वाटी चल रहा है. ठीक है, तो ये नॉन टैक्सेबल है. इस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं तो रजिस्ट्रेशन लेके क्या करें. ठीक है, तो अब ये नॉन टैक्सेबल चीजों के लिए आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है. ये तीनों में आप रजिस्ट्रेशन ले लो. ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है is not required to obtain registration from a state where he makes non taxable supply. ठीक है, जहां से नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं. डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलेंगे अपन, इन लोग को डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे एक दूसरे के. ठीक है, और अब ये दोनों चीजें है, जैसे गुजरात हो गया और ये नॉन टैक्सेबल एंटिटी हो गया है जहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है. एक एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है. ये जैसे ये वाली चीज होगी नॉन टैक्सेबल सप्लाई की वजह से, तो इसको अपन बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन. इसको अपन क्या बोलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन. ठीक है, मान लो महाराष्ट्र में मेरा एक और यूनिट है. एक तो ये लीकर वाला है, एक और नागपुर में मैंने होटल खोली मान लो. ठीक है, मान लो ये वाला तो मेरा है नासिक में, ये वाला है लीकर वाला, और नागपुर में मैंने एक होटल खोली. अब ये भी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो अब महाराष्ट्र का ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट, इसको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलते. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन उसी को बोलेंगे अपन कि मेरा एक स्टेट में रजिस्टर्ड है और किसी और स्टेट में अनरजिस्टर्ड है. अनरजिस्टर्ड क्यों है, या तो वहां से वो एग्जाम चीजें सप्लाई कर रहा होगा या तो नॉन टैक्सेबल चीजें सप्लाई कर रहा होगा. एग्जाम जैसे मान लो बाकी जगह मैंने होटल लगा रखी है, दूसरी जगह मैंने सब्जी का मार्ट खोल रखा है. सब्जी का मार्ट टैक्सेबल नहीं है, सब्जियां टैक्सेबल नहीं है, तो नॉन टैक्सेबल हो गया, वो एग्जाम चीज है. ठीक है, तो अगर एक स्टेट में एक स्टेट में टैक्सेबल कर रही हूँ और दूसरे स्टेट में नॉन टैक्सेबल कर रही हूँ तो उसको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे. लेकिन दोनों अगर सेम स्टेट में जैसे महाराष्ट्र महाराष्ट्र, तो इसको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलेंगे. ठीक है, हाँ, जैसे अपन ये पहले बोला था कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन है अगर एक स्टेट में तो उसको भी अपन डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे. तो अभी मैं पूरा की पूरा समराइज कर रही हूँ. डिस्टिंक्ट पर्सन अपन किसको बोलेंगे, देखो, महाराष्ट्र राजस्थान रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड, महाराष्ट्र राजस्थान रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड. ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन. महाराष्ट्र महाराष्ट्र रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड बट एक ही जीएसटी नंबर है. रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड बट एक ही जीएसटी नंबर है, नहीं, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है. महाराष्ट्र महाराष्ट्र अलग अलग जीएसटी नंबर है, इसका जीएसटी नंबर अलग, इसका जीएसटी नंबर अलग, डिस्टिंक्ट पर्सन. महाराष्ट्र राजस्थान रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन. महाराष्ट्र महाराष्ट्र रजिस्टर्ड नॉन टैक्सेबल बेच रहे हैं, नॉट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन. ठीक है, क्लियर है.
ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन पूरा समझाया हुआ है यहाँ पे। अभी ये लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से अपने को समझने का है। ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन और ये सारी डेफिनेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर qualifies as supply. In common practice, business to transfer goods transferred among different units of same entity. For example, distribution of sample manufactured in factory to different branches or transfer of goods from factory to depot or showroom, from one warehouse to another warehouse, from one branch to another branch where the demand of goods is higher. Since transfer is within the same business, the transferor unit would not charge any amount to the transferee unit. Similarly, it is also possible that one branch supplies services and another branch of the same entity without consideration. ठीक है, सेम चीजें बोलिए कि कुछ गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जहाँ पे कंसिडरेशन चार्ज नहीं होते। द ट्रांजैक्शन इज टर्म्ड एज सेल्फ सप्लाईज बोलते हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस को। अंडर जीएसटी दिस ट्रांजैक्शंस those are undertaken without consideration we qualify as supply। ऐसे ट्रांजैक्शंस को अपन सप्लाई बोलेंगे। किसके बीच में हुए तो डिफरेंट लोकेशन विद सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम एंटिटी। अगर सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, अब वो सेम स्टेट में हो या अलग अलग स्टेट में हो, अगर सेपरेट जीएसटी नंबर है, अगर सेपरेट जीएसटी नंबर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। और स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन तो वैसे भी अलग अलग स्टेट में ही रहेगा हमेशा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, इसको अपन सप्लाई बोलेंगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इन्होंने बोला है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वैसे तो रिलेटेड पर्सन ही मानते, अपन ने ऊपर देखा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटेड पर्सन मानते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अगर कुछ गुड्स का या सर्विसेज का सप्लाई हुआ तो क्या होगा। इन द टर्म ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन गिवन अबव, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आर रिलेटेड पर्सन। हाँ, अपन ने देख चुके कि रिलेटेड पर्सन बोलते हैं अपन इसको। हाउएवर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, सर्विसेज जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दी इन कोर्स और रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, इन कोर्स और रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। ठीक है, ये अपन शेड्यूल 3 आगे पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें जो ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, उसमें ये चीजें आती है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर कोई भी सर्विसेज दे रहा है जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में है कि उसको देना है अपने एम्प्लॉयर को, जैसे मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट में किसी के लिखा हुआ है कि आपको पर्टिकुलर सर्विसेज देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर को। ठीक है, तो वो जीएसटी के एम्बिट से पूरी के पूरी बाहर रखी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, फर्दर proviso to para 2 of schedule 1 provides that gifts up to 50,000 in value in a financial year। बेटा एमसीक्यू 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 बन सकता है, इधर बिल्कुल हाईलाइट करो। 50,000 के ऊपर अगर कोई भी गिफ्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, अगर 50,000 के ऊपर एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ऊपर अगर कोई भी गिफ्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, अगर कोई भी गिफ्ट दे रहा है तो उसको अपन सप्लाई बोलेंगे। अप टू 50,000 कुछ नहीं बोलेंगे। 50,000 से ऊपर अगर गया, जैसे मान लो एक साल में 51,000 का दे दिया है एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट, गवर्नमेंट बोलते हैं पूरे 51,000 पे जीएसटी लगाओ। ठीक है, since services purchased by employer to employee, since services by an employee to the employer is in course or in relation to his employment are outside the scope of GST, supply by the employer to the employee in terms of contractual agreement entered into between the employer and the employee will not subject to GST. Further, ITC does not allow on the membership of club, health and fitness center. It follows therefore that if services are provided free of charge to all the employee by the employer will not be subject to the GST। ठीक है, जैसे मान लो
जैसे मान लो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, एक तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये दे रहा है, क्या बोलते तो, कुछ परक्यूजिट्स दे रहा है। जैसे परक्यूजिट से क्या मतलब है, कुछ और बेनिफिट्स दे रहा है, वो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी सैलरी में। जैसे मान लो उसने रेंट फ्री हाउस दे दिया। अब जो कुछ भी उसके कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म है, मान लो उसने उसके लिए जिम की मेंबरशिप ले ली है, जो कुछ भी उसके सैलरी के अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी उसके एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में है, अगर ऐसा कुछ भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा होगा तो उसको अपन गिफ्ट नहीं मानेंगे, ठीक है, और वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर रहे। देखो जैसे मान लो अब एम्प्लॉय की शादी थी, सपोज एम्प्लॉय की शादी में एम्प्लॉयर ने 1 लाख रुपए दे दिया, तो अब ये गिफ्ट हो गया, इस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे कॉन्ट्रेक्चुअली उसका था कि उनको रेंट फ्री हाउस देना पड़ेगा, हेल्थ सर्विसेज देना पड़ेगा, हाउसमेट देना पड़ेगा, तो ये कुछ गिफ्ट्स नहीं है, ये परक्यूजिट्स है और ये जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, ऐसा उन्होंने बोला है। ओके, क्लियर। दो पैरा हो गए। शेड्यूल 1 पैरा नंबर 3, सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रिंसिपल एजेंट वाला चीज है बेटा, बताती हूँ, ध्यान से समझो। जैसे मान लो जेठालाल है, बाघ है, कस्टमर है। फर्स्ट केस क्या हुआ, अभी मैं कुछ केसेस बना बना के आपको समझाती हूँ, ठीक है। जेठालाल बागा को बोलते हैं, जेठालाल बागा को बोलते हैं कि भाई ये है तेरी 50,000 रुपए मंथली सैलरी, ठीक है, ये तेरी 50,000 रुपए मंथली सैलरी है, तू कस्टमर ला मेरे पास में, देखो तेरा तेरा काम है मेरे पास में कस्टमर्स लाना, ठीक है। उसके बाद में जेठालाल सेल कर देगा उसको। क्या बागा एम्प्लॉय है या क्या बागा, क्या बागा एम्प्लॉय है, हाँ यहाँ पे उसकी सैलरी है, सैलरी है तो वो एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट प्रिंसिपल जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मान लो एग्जाम्पल नंबर 2, जेठालाल बागा को बोलते हैं कि ये 10 मोबाइल है, ये 10 मोबाइल है, तू कस्टमर को सेल कर, ठीक है, तू कस्टमर को सेल कर, तू कस्टमर ढूंढ, तू कस्टमर को सेल कर, बाद में मुझे पैसे दे दे, ठीक है। मुझे तो पैसे दे दे, मैं तुझे क्या दूंगा इसके बदले में, मैं तुझे क्या दूंगा, कमीशन दूंगा, मैं तुझे कमीशन दूंगा। अभी केस 1, बागा ने क्या किया, बागा ने 10 मोबाइल के लिए कस्टमर ढूंढे, ठीक है, बागा ने 10 मोबाइल के लिए कस्टमर ढूंढे। कस्टमर जैसे ही बागा को मिलता था, जैसे ही बागा को कस्टमर मिलता था, बागा क्या करता था, कस्टमर को मोबाइल देता था, इनवॉइस देता था, कस्टमर इनवॉइस मांगता था, तो बागा चुपचाप से जेठालाल के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का इनवॉइस बनाता था, ठीक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का इनवॉइस दे देता था, ठीक है, और बाद में पैसे जेठालाल को लाकर दे देता था और खुद अपना कमीशन का पैसा रख लेता था, ठीक है। केस नंबर 1 ये हो गया। अब इस केस में क्या हुआ, जेठालाल ने जब बागा को मोबाइल दिए, जेठालाल ने जब बागा को मोबाइल दिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए होंगे, मतलब क्या बोलते तो, क्योंकि उसने तो आगे सेल करने के लिए दिया, उसने क्या बोला, जैसे बिक गए मुझे पैसे लाकर दे देना, ठीक है, तो तब तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए होंगे, विदाउट कंसिडरेशन दिया होगा, बागा ने कस्टमर को दिए, ठीक है। अभी इनवॉइस जेठालाल की दुकान का ही है, मतलब जेठालाल का ही है, इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, जेठालाल ही इशू कर रहा है, तो सेल का ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है कस्टमर के साथ में, जेठालाल ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कस्टमर और जेठालाल के बीच में बस एक ही ट्रांजेक्शन हुआ, और बागा जेठालाल के से कमीशन ले लेगा, ठीक है, बागा जेठालाल से कमीशन ले लेगा, हो गया। अभी सेकंड केस क्या है, बागा जेठालाल से फोन लेता है, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो खुद के इनवॉइस पे, खुद के इनवॉइस पे कस्टमर को दे रहा है। अब उसको जैसे कस्टमर मिलता है ना, तो वो खुद का इनवॉइस बना के कस्टमर को देता है,
तो अभी ट्रांजेक्शन कैसे हो गया, जेठालाल ने बागा को सेल किया, ऐसा है, और बागा ने कस्टमर को सेल किया, ऐसा हुआ। जेठालाल ने बागा को दिया, बागा ने कस्टमर को दिया, लेकिन जेठालाल ने तो कोई पैसा चार्ज नहीं किया बागा से, ठीक है। तो अगर अब इसको अगर अपन एजेंट में नहीं लाएंगे, मतलब अगर इसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे, इसको अपन सप्लाई अगर नहीं मानेंगे, तो आईटीसी कैसे लेंगा, कस्टमर तक के आईटीसी कैसे पहुंचेगा। सही बात है, कस्टमर को आईटीसी देना पड़ेगा, कस्टमर तक के आईटीसी कैसे पहुंचेगा बीच में अगर भागा आ गया तो। सही बात है, क्योंकि ये वाला तो ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ सप्लाई का, ठीक है। तो ये चेन ब्रेक नहीं होने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर ऐसा कोई एजेंट है, अगर ऐसा कोई एजेंट है जो अपने प्रिंसिपल का स्टॉक, जो अपने प्रिंसिपल का स्टॉक खुद के नाम पे बेच रहा है, खुद के नाम पे बेच रहा है, खुद के नाम पे बेच रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो एजेंट इन पैरा नंबर 3 है, एजेंट एज पर पैरा 3। और अगर ये विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ लेगा ना अपने सप्लायर से, विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ ले रहा होगा ये अपने सप्लायर से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि ये सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन होने के बाद भी, ठीक है। बेटा हर एक चीज, हर एक जो अपन ने पैरा देखे ना, इसमें इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, ठीक है। जैसे इस केस में भी जेठालाल अपने दुकान का स्टॉक बिकवा रहा है उससे, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, ऐसा नहीं कि घर का सामान बिकवा रहा है, वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो गया, तो वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। एटलीस्ट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो समझा, ऐसा एजेंट जो खुद के नाम पे चीजें बेच रहा है, खुद के नाम पे चीजें बेच रहा है, या तो फिर आपका बाइंग एजेंट है, ठीक है, वो जब सामने वाले से बिल ले रहा है ना, खुद के नाम पे बिल ले रहा है, ठीक है, तो अब उसको भी आईटीसी पास करना है सप्लायर को, ठीक है, तो वो भी अपना इनवॉइस बना कर देगा, खुद के नाम पे लिया उसने तो वो भी अपना इनवॉइस बना कर देगा। तो ये भी विदाउट कंसिडरेशन अगर हुआ, ये भी अगर विदाउट कंसिडरेशन हुआ, ये तो सीधा उसको कंसिडरेशन देगा ना, तो ये भी विदाउट कंसिडरेशन अगर हुआ तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सप्लाई मानेंगे, ठीक है। समझ गया एजेंट प्रिंसिपल वाला, एक बार रीड करते। Supply of goods by agent to his principal without consideration, where agent undertakes supply of such goods on behalf of principal is considered as supply. Similarly, supply of goods by an agent to his principal without consideration, where agent undertakes to receive goods on behalf of principal is considered as supply. Only supply of goods and not supply of services is covered here. Thus, supply of services between, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कंसिडरेशन होना जरूरी है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स का बोला है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है ना आप लोग। मतलब सर्विसेज अगर कोई एजेंट को दे रहा है फिर एजेंट इसको दे रहा है, जो मतलब एजेंट को पहले कोई दे रहा है और एजेंट फिर अपने इसको दे रहा है, क्या बोलते तो कस्टमर को, मतलब मान लो सप्लायर ने एजेंट को दी, एजेंट कस्टमर को दे रहा है। सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होगा, सर्विसेज के केस में इसीलिए सर्विसेज का केस यहाँ से बाहर किया हुआ है, सिर्फ गुड्स के लिए है विदाउट कंसिडरेशन वाला। Where invoice for further supplies being issued by agent in his name, very important line, then any provision of goods from the principal to agent would fall para 3 में से फॉलोइंग है, ठीक है। अगर इनवॉइस एजेंट ने प्रिंसिपल के नाम पे इशू किया, जैसे केस नंबर 1 था, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल दे रहा था, तो वो इसमें नहीं आएगा कवर, ठीक है। लेकिन अगर खुद के नाम पे बिल दे रहा है तो वो इसमें कवर हो जाएगा, सिंपल है। डेल क्रेडिट एजेंट, डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है बेटा, सॉरी, डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है, ऐसा एजेंट जो पेमेंट की गारंटी ले, ऐसा एजेंट जो कस्टमर के बैड डेट्स की या पेमेंट की गारंटी ले। मतलब क्या है देखो, प्रिंसिपल, एजेंट, कस्टमर, प्रिंसिपल एजेंट कस्टमर, 3 लोग हैं, ठीक है। पहला केस है इनवॉइस इन नेम ऑफ पी, इनवॉइस किसने इशू किया,
प्रिंसिपल ने इशू किया, ठीक है। अगर इनवॉइस प्रिंसिपल ने इशू किया, मान लो मतलब सेल का ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में हुआ, ठीक है, और प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में क्या हुआ, एजेंसी ट्रांजैक्शन, एजेंसी ट्रांजैक्शन हुआ। अभी इस केस में क्या है, एक ट्विस्ट क्या है इस केस में कि एजेंट ने कस्टमर के बैड डेट्स की गारंटी ली। मतलब मान लो अगर 10 लाख का पेमेंट था, 10 लाख का पेमेंट कस्टमर नहीं दे पाया या चूक गया, तो एजेंट ने प्रिंसिपल को 10 लाख रुपए दे दिए, एजेंट ने प्रिंसिपल को 10 लाख रुपए दे दिए। तो जब कस्टमर, अब एजेंट एजेंट कस्टमर से कलेक्ट करेगा 10 लाख रुपए, एजेंट कस्टमर से 10 लाख रुपए कलेक्ट करेगा, ठीक है, 10 लाख प्लस इंटरेस्ट, 10 लाख प्लस इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट ने पूछा ये इंटरेस्ट इस पे जीएसटी आएगा क्या, इस पे जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आपको केस समझा क्या, केस क्या हुआ, प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल ने एजेंट के थ्रू कस्टमर को कुछ गुड्स सेल किए, ठीक है, एजेंट ने कस्टमर के बैड डेट्स की गारंटी ली हुई थी, कस्टमर पेमेंट करने से फेल हो गया, तो एजेंट ने प्रिंसिपल को पेमेंट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन एजेंट ने कस्टमर को क्या बोला, भाई अभी 10 लाख मैंने तेरे ऊपर के पे किए, इसका ये मतलब है कि मैंने तेरे को लोन दिए हुए अभी के, ठीक है, मैंने तेरे पैसे पे किए ना, तो इसका मतलब है अभी तेरे ऊपर ये उधारी हुई मेरी, मैंने उधारी दी देखो, ठीक है, और इसका इंटरेस्ट भी आएगा, तो मेरे को विथ इंटरेस्ट पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोल रही है ये इंटरेस्ट, क्या ये इंटरेस्ट जीएसटी के एम्बिट में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया, कि इसके दो चीजें हो सकती है। पहला तो ऐसा अगर एजेंट है आपका जो इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम से इशू कर रहा है, इनवॉइस अगर प्रिंसिपल के नाम पे इशू हो रहा है, इनवॉइस अगर प्रिंसिपल के नाम पे इशू हो रहा है, सॉरी, तो तो ये एक एकदम सिंपल सी लोन की सर्विस हुई, क्योंकि कस्टमर से एजेंट को सिर्फ लोन का पैसा कलेक्ट करना है, बस लोन का पैसा कलेक्ट करना है, तो ये एक सिर्फ लोन की सर्विस हुई। तो इस पे अपन आगे देखेंगे कि इस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, इस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, तो ये जीएसटी के एम्बिट में नहीं है, खाली लोन है इसलिए, ठीक है। लेकिन अगर एजेंट ने, इफ इनवॉइस इज issued by the agent, लेकिन अगर इनवॉइस एजेंट ने इशू किया, अगर इनवॉइस एजेंट ने खुद के नाम पे इशू किया, ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, प्रिंसिपल एजेंट कस्टमर, प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा, एजेंट कस्टमर को दे रहा, ठीक है, सेल से कस्टमर एजेंट। अभी प्रिंसिपल कस्टमर, ये एजेंट कस्टमर से इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ले रहा है, साथ में क्या गुड्स की इसके साथ में ले रहा है वो, मतलब उसने कस्टमर को लोन दिया है, मतलब गुड्स के ट्रांजैक्शन में अपन इसको ये मानेंगे कि ये कंपोजिट ट्रांजैक्शन हो गया। देखो ये पे मैं रीड करके बताती हूँ आपको क्या बोलना चाह रही हूँ मैं अच्छे से। डेल क्रेडिटर एजेंट, Dell Credit agent is a selling agent who is engaged by a principal to assist in supply of goods or services by contacting potential buyers on behalf of principal. The factor that differentiate DCA from other agencies, DCA guarantees payment. DCA में अलग क्या है कि वो पेमेंट गारंटी करते हैं। इन सच सिनेरियो वेयर बायर अगर फेल हो जाए टू मेक पेमेंट ऑन बाय ड्यू डेट, डीसीए मेक्स पेमेंट टू द प्रिंसिपल। डीसीए खुद से पेमेंट कर देता है प्रिंसिपल को, ठीक है।
ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि डीसीए शेड्यूल 3 में आएगा क्या? देखो से वेदर डीसीए फॉल्स इन एम्बिट ऑफ एजेंट अंडर शेड्यूल 3 में आएगा क्या? उसका तो वही आंसर है, इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इशूड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर। अगर सप्लायर ने इशू किया तो डीसीए नॉट फॉल नहीं होगा एजेंट की में। अगर खुद के नाम पे इनवॉइस इशू किया होगा तो उसको अपन एजेंट बोल देंगे। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। अब वेदर टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन लोन एक्सटेंडेड, लोन जो दिया मैंने अभी आपको लोन का ट्रांजेक्शन बताया कि शॉर्ट टर्म लोन हो गया, खुद ने इसने पेमेंट किया एजेंट ने प्रिंसिपल को, तो ये शॉर्ट टर्म उधारी हो गई कस्टमर की एजेंट पे। बाय डीसीए टू रेसिपिएंट फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्ज बाय डीसीए, इंटरेस्ट चार्ज करेगा डेल क्रेडर एजेंट। क्या ये वैल्यू ऑफ गुड्स में इंक्लूड होएगा या नहीं होएगा? ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू रेसिपिएंट। हाँ, इन्होंने क्या बोला कि ऐसा अगर हुआ, मतलब मान लो कि डेल क्रेडर एजेंट ने पेमेंट खुद किया, ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट वो जो लिया कस्टमर से, क्या वो वैल्यू ऑफ गुड्स में ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप ध्यान से पढ़ो, इधर देखो, अभी इधर फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या एजेंट और कस्टमर के बीच में कोई भी गुड्स का ट्रांजैक्शन दिख रहा है आपको? नहीं, गुड्स का ट्रांजैक्शन तो प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में हुआ। तो यहाँ पे तो सवाल ही नहीं उठता गुड्स में उसका वैल्यू ऐड करने का। गुड्स में वैल्यू ऐड करने से और नहीं ऐड करने से बस इतना मतलब है कि उस पर जीएसटी का रेट क्या लगेगा, या जीएसटी लगेगा भी या नहीं लगेगा, बस इसके लिए पूछ रहे हैं कि गुड्स में ऐड होगा या नहीं होगा ये इंटरेस्ट। देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स, सब प्रिंसिपल से रेसिपिएंट ने गुड सप्लाई किया, एजेंसी सर्विसेज डेल क्रेडर एजेंट ने सप्लायर को दी, यहाँ से पढ़ो। ठीक है, गुड्स किसने किया? प्रिंसिपल ने कस्टमर को किया, ठीक है, सप्लायर ने कस्टमर को किया। एजेंसी सर्विसेज किसने दी? एजेंट ने प्रिंसिपल को दी, ठीक है। लोन सर्विसेज किसने दी? एजेंट ने रेसिपिएंट को दी, ठीक है। Is clarified where DCA is not an agent under para 3, the temporary short term loan bills provided by DCA to the buyer is the supply of services by DCA to the recipient on the principal basis, एंड ये एक इंडिपेंडेंट सप्लाई हो गया, तो ये वुड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड सप्लाई। देखो, देखो, तीन ट्रांजेक्शन हुए, एक गुड्स प्रिंसिपल ने कस्टमर को सेल किया, एजेंसी सर्विस एजेंट ने प्रिंसिपल को दी, और तीसरा ट्रांजेक्शन हुआ एजेंट ने कस्टमर को लोन दिया। ठीक है, तीन अलग अलग ट्रांजेक्शन हो गए ये, ठीक है, और इसीलिए ये एक इंडिपेंडेंट अलग ट्रांजेक्शन माना जाएगा, ये इसको गुड्स से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गुड्स तो प्रिंसिपल ने कस्टमर को बेचे। ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट, इसलिए इसका इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा वैल्यू ऑफ गुड्स में। दूसरा क्या बोला उन्होंने केस, अगर डीसीए पैरा 3 का मतलब डीसीए खुद के नाम पे इनवॉइस बना रहा होगा तो क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा, सप्लायर ने पहले गुड्स दिए डीसीए को, एजेंट को दिए, फिर एजेंट ने गुड्स दिए रेसिपिएंट को। ठीक है, यहाँ पे भी मैं वो छोटा सा चार्ट बना लेती, सप्लायर या प्रिंसिपल, एजेंट, रेसिपिएंट। ठीक है, सप्लायर ने पहले दिए एजेंट को, एजेंट ने दिए प्रिंसिपल को, यहाँ पे मैं लिख रही गुड्स, गुड्स। ठीक है, एजेंसी सर्विसेज डीसीए ने दी सप्लायर को, ठीक है, डीसीए ने एजेंसी सर्विसेज दी, सही बात है, और क्रेडिट किसने दिया? डीसीए ने रेसिपिएंट को, डीसीए ने रेसिपिएंट को क्रेडिट दिया। तो अब ये जो दोनों है ये अपन एक पार्ट मान सकते हैं, ये दोनों चीजें एजेंट ने जो रेसिपिएंट को दी ये एक ही ट्रांजेक्शन मान सकते हैं। ठीक है, मान लो जैसे हायर परचेस का है, मतलब अभी लेके जाओ पैसे बाद में देना, वैसे उस टाइप का ट्रांजेक्शन हो गया, तो इस पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज होएगा लोन पे वो वैल्यू का पार्ट बनेगा।
समझा? यहाँ पे क्यों नहीं हुआ था? यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन था? सप्लायर, एजेंट, रेसिपिएंट। यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन था? गुड्स का, सीधा इन दोनों का था, इनका एजेंसी का था। यहाँ पे हो गया गुड्स का, ये हो गया एजेंसी का, तो ये हो गया लोन का या क्रेडिट का। It is clarified that where DCA is an agent under para 3 of schedule 1, the temporary short term transaction based on credit being provided by DCA to buyer no longer retains characteristic। देखो, इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन नहीं रहा वो, एंड इस सब ये इसको गुड्स के ट्रांजेक्शन के साथ में ऐड कर देंगे। इट इज एम्फेसिस दैट द एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय डीसीए टू द रेसिपिएंट वुड बी कंसिडर्ड एज सेपरेट सप्लाई in context of supply of goods made by DCA to the recipient. This value of interest charge इंक्लूड होगा DCA में। ठीक है बेटा, इस पे ना MCQ बन सकता है कभी भी। मैं 100% इसका कोई क्वेश्चन फ्रेम करवा के तुम्हारा यूट्यूब पे डालूंगी। मैं खुद क्वेश्चन फ्रेम करूंगी, पहले मैं चेक करती हूँ कहीं पे अगर इसका क्वेश्चन होगा तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, नहीं तो मैं खुद क्वेश्चन फ्रेम करके आपको अच्छे से इसको यूट्यूब पे मैं डालूंगी। ठीक है, क्वेश्चन वो ध्यान आप देखना याद से, बढ़िया कॉन्सेप्ट है और पूछ सकते हैं। ओके, टेल क्रेडिटर एजेंट अपना हो गया क्लियर। पैरा 4 इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। गवर्नमेंट बोलती है इंपोर्टेशन ऑफ, अगर आप सर्विस कर रहे हो, अगर आप इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कर रहे हो, अगर आप इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कर रहे हो, ये कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये फॉर विद कंसिडरेशन कर रहे हो या विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो। छोड़ो, अभी अपन विदाउट कंसिडरेशन की बात करें, अपन शेड्यूल 1 पढ़ रहे, तो अगर ये विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, लेकिन ये इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन, तो अपन इसको सप्लाई मान लेंगे। मतलब आप कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे मान लो मेरा बिजनेस है यहाँ पे, मेरा बिजनेस है यहाँ पे, और मैंने एक सर्विस इंपोर्ट की अकाउंटिंग की यूएस से, कि मेरे को कोई बंदा यूएस का अकाउंटिंग करके दे रहा है मेरे बिजनेस के लिए, मेरे बिजनेस के लिए। अभी आप बोलोगे ध्यान से, एक छोटा सा इसमें आप पॉइंट पकड़ो, मैं रेसिपिएंट हूँ, मैं रेसिपिएंट हूँ, मैं मेरे बिजनेस की बात कर रही हूँ, मैं मेरे बिजनेस की बात कर रही हूँ, सही बात है। यहाँ पे एक ही जगह पूरे इसमें एक ही जगह मेरा बिजनेस देखेंगे, मेरा मतलब रेसिपिएंट का बिजनेस देखेंगे। सर्विस मैंने मेरे बिजनेस के लिए ना, रेसिपिएंट का बिजनेस देखेंगे अपन। ठीक है, यूएस वाले का बिजनेस है नहीं है फर्क नहीं पड़ेगा उससे। गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट तो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस पे मुझसे टैक्स ले लेगा। मैं अगर कुछ इम्पोर्ट कर रही हूँ तो टैक्स मेरे को ही देना है, वैसे भी आरसीओ में। आपको आगे समझ में आएगी वो चीज़ें। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी चीज़ बाहर से विदाउट कंसिडरेशन ले रही हूँ, अगर मैं कोई भी चीज़ बाहर से विदाउट कंसिडरेशन ले रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं कोई भी चीज़ बाहर से विदाउट कंसिडरेशन ले रही हूँ तो, और मेरे बिजनेस के लिए यूज़ कर रही हूँ, मतलब कोई भी सर्विसेज, तो उसको अपन सप्लाई बोलेंगे। हो गया। अभी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड एक और पॉइंट था अपना, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। देखो क्या बोलते हैं, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो ध्यान से, मैं आपको एक मस्त चार्ट बना के बताती हूँ। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, देखो फॉर कंसिडरेशन, अगर आपने फॉर कंसिडरेशन किया है तो बिजनेस के लिए यूज करो या ना करो। ठीक है, बिजनेस के लिए यूज करो या ना करो, सप्लाई सप्लाई।
जैसे एग्जांपल है, मैंने आर्किटेक्चर सर्विस ली, मेरे कंसिडरेशन दिया मैंने, अभी सारे एग्जांपल ऐसे जिसको मैंने कंसिडरेशन दिया। मैंने आर्किटेक्चर की सर्विस ली, ठीक है, कंसिडरेशन देके मेरे ऑफिस का रिनोवेशन करवाना था, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन है। बिजनेस के लिए, हाँ, अभी मैंने आर्किटेक्चर की सर्विस ली, मेरे घर का इम्पोर्ट किया, मैंने सर्विस मेरे घर का रिनोवेशन करवाना, हाँ, फॉर कंसिडरेशन है, सबको जाएगा फॉर कंसिडरेशन, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, हमेशा सप्लाई, ठीक है। अब विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन देखो क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ो। फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, अगर आप इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस कर रहे हो, या तो ऐसी कोई स्टैब्लिशमेंट जो आपकी है और बाहर है, इंडिया के बाहर है, ऐसी कोई स्टैब्लिशमेंट जो आपकी है, इंडिया के बाहर है, या तो रिलेटेड पर्सन से आप विदाउट कंसिडरेशन इम्पोर्ट कर रहे हो। कहा गया आपने, हाँ, विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, ठीक है, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन फॉर बिजनेस सप्लाई, बिजनेस के लिए लिया, रिलेटेड पर्सन के लिए लिया, बस इसमें कंसिडरेशन का डेफिनेशन, कंसिडरेशन का एक्सेप्शन है ना, फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन फॉर बिजनेस, अनरिलेटेड पर्सन से लिया तो, बिजनेस के लिए लिया लेकिन अनरिलेटेड पर्सन से लिया तो नहीं, नहीं आएगा सप्लाई, फ्रॉम रिलेटेड, रिलेटेड से लिया, बिजनेस के लिए नहीं लिया, नॉट फॉर बिजनेस, नहीं आएगा सप्लाई, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से सुनो, एकदम पूरा के पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे को यहाँ पे चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो, मैंने इंपोर्ट किया सर्विस, मैंने इंपोर्ट किया कोई भी सर्विस और मैंने पैसे दे चुकी हूँ, मैंने इंपोर्ट किया कोई भी सर्विस, मैंने किसी से भी इंपोर्ट किया होगा, किसी से भी, मेरे किसी भी रिलेटिव से, किसी से भी, किसी से भी, किसी से भी किया होगा, लेकिन मैं पैसे दे चुकी हूँ, मैं कंसिडरेशन दे चुकी हूँ वो सर्विसेज के लिए, मैं वो सर्विसेज के लिए कंसिडरेशन दे चुकी हूँ, ठीक है। तो बिजनेस के लिए लो या ना लो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने डॉक्टर की सर्विसेज ली, बाहर से, बाहर गाँव से मैंने डॉक्टर की सर्विसेज लिए, ठीक है, और मैंने पैसे दिए, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है, आ जाएगा सप्लाई में, ठीक है। अभी विदाउट कंसिडरेशन लिए, विदाउट कंसिडरेशन लिए मैंने मेरे बेटे से लिए, बाहर सेटल्ड है मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है, मान लो वो बाहर सेटल्ड है, अब मैंने बिजनेस के लिए उससे कुछ सर्विसेज लिए, मैंने बिजनेस के लिए उससे कुछ सर्विसेज ली, क्या मेरा बेटा मेरे लिए हमेशा रिलेटेड रहेगा? क्या मेरा बेटा मेरे लिए हमेशा रिलेटेड रहेगा? हाँ, स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा रिलेटेड रहते हैं। मेरा रिलेटेड पर्सन हो गया, मैंने बिजनेस के लिए लिया सप्लाई, ठीक है। मान लो मैंने मेरे भाई से ली, मेरा भाई उधर वेल सेटल्ड लॉयर है, वेल सेटल्ड लॉयर है मतलब वो अपना उधर काम चला रहा है, वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, क्या वो मेरे रिलेटेड है? नहीं, मेरा रिलेटेड नहीं है, और मैंने मेरे बिजनेस के लिए भी ली होगी, मैंने उससे मेरे बिजनेस के लिए भी ली होगी, फिर भी जीएसटी नहीं लगेगा। मैंने मेरे पर्सनल यूज के लिए ली होगी तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब मान लो मेरा बेटा मेरे से रिलेटेड है, उससे मैंने कोई सर्विसेज ली जो पर्सनल यूज के लिए ली, तो विदाउट कंसिडरेशन नहीं लगेगा, जब भी लगेगा तब रिलेटेड पर्सन से लियो और फॉर बिजनेस लियो विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। इस पर अपन क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो, अपना लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे का पढ़ेंगे, होप सो अगले एक लेक्चर में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, एंड देन अपन क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, बाय।